स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th मनी एंड क्रेडिट। ये आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम ओवर चैप्टर को वापस से डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो उससे पहले कौन सा सिस्टम था? उससे पहले था हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? देखो, गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। मनी तो थी नहीं, तो गुड्स का लेन देन कैसे करते थे? मतलब मनी का इस्तेमाल नहीं होता था, चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। मतलब अब इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम समझते, सिस्टम में था क्या? इसके अंदर ये देखना पड़ता था कि जैसे सपोज कीजिए मुझे चाहिए वीट और सामने वाले को चाहिए शूज़। तो मेरे पास शूज़ है, उसके पास वीट है। मतलब मेरे पास शूज़ है और उसके पास वीट है, तो मुझे वीट चाहिए तो मैं उससे वीट ले लूँगी और उसको शूज़ दे दूँगी। तो ये चीज़ क्या हुआ, बहुत टिपिकल हो जाती थी कि पूरे जगह आपको ये ढूंढना कि उस पर्सन को वो ही नीड होनी चाहिए और उससे आपको वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो फिर इस प्रॉब्लम की वजह से, ये सिस्टम की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? प्रॉब्लम क्रिएट हुई डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की। मतलब इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दोनों ही पार्टीज को एग्री होना पड़ता था खरीदने के लिए और बेचने के लिए, तभी ये सिस्टम क्या हो, वर्क कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने के बाद फिर किसका इंट्रोडक्शन किया गया? मनी का इंट्रोडक्शन किया गया। और मनी को क्या बोला गया? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला गया, क्योंकि मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। हम कहीं भी जाते हैं, हमें बोलता है भाई ये चीज़ कितने की है, 10 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की है, 100 की है, हम लोग उसको मनी देते हैं और वो एक्सेप्टेबल है। एंड करेंसी इज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारी गवर्नमेंट ने हमें करेंसी ऑथोराइज करी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कमोडिटीज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करने के, लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर, कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जो भी डिपॉजिट्स होता है बैंक के अंदर वो विड्रॉन कर सकते हैं ऑन डिमांड, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट है चेक। अगर स्टूडेंट्स ने देखा होगा, आप लोगों के अभी अगर आप लोग नहीं भी करते हो तो आपके फादर मदर जो भी इस्तेमाल करते होंगे, तो चेक बुक आपने देखी होगी, चेक इशू किया जाता है। तो उसमें बोरोअर जिसके नाम पे आप चेक इशू करते हो, आप साइन कर देते हो, तो वो उसको दे देते हो आप चेक, तो वो बैंक में जाकर चेक लगाकर उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आप चेक सेल्फ भी होता है, सेल्फ चेक भी होता है, और आप किसी और के नाम पे जब इशू करते हो तो वो चेक ले जाकर और अपने बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देता है और उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो चेक क्या होता है? एक पेपर होता है इंस्ट्रूमेंटिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। जिसके नाम पर चेक दिया बन जाता है, उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो अमाउंट उसको पे कर दिया जाए मेरे खाते में से। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार जब लिया जाता है या बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीज़ें रखती है बैंक। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है बैंक। कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है बैंक को। जैसे सपोज अगर हाउस ले रहे हैं तो हाउस के जो रजिस्ट्री के पेपर्स है वो सारे बैंक के पास रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट सारे जितने भी हैं, आप वर्किंग में है, नॉन वर्किंग में भी अगर कुछ है चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें वर्किंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन बैंक को जमा कराने पड़ते हैं। एंड मोड ऑफ रिपेमेंट, कितने साल का टर्म है, आपको 15 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिर उसी तरीके से, हर बैंक का अपना अपना होता है। नेक्स्ट, अब हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल का मतलब कौन कौन से ऐसे फॉर्मल सेक्टर है जहाँ से लोन मिल सकता है? तो लोन फ्रॉम बैंक्स और कॉपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर के अंदर बैंक्स और कॉपरेटिव्स है, ये दोनों आते हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या होता है रिजर्व बैंक का। इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितने भी करेंसी नोट्स इशू कर जाते हैं वो कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये मॉनिटर करता है बैंक्स एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंसेस। मॉनिटर भी करता है बैंक को कि वो क्या करे, कैश बैलेंसेस को मेंटेन करके रखे। और आरबीआई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैंक हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। आरबीआई इसका भी पूरा रिकॉर्ड रखता है कि आप जो सामने वाला पर्सन है उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मनी दे रहे हो उधार पे। तो
ये सारी चीज़ें आती है हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स की। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स के अंदर कौन कौन आते हैं? मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, ठीक है, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं। तो इनसे जब हम पैसा उधार लेते हैं तो इनका कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं होता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो इनका रिकॉर्ड रखता है। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे में, कोई सी भी इंटरेस्ट रेट पे ये सामने वाले से एग्री करा सकते हैं जो इनकी इच्छा हो। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट मनी बैक, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको रोक सकता है। अभी चाहे गलत तरीके से या किसी भी तरीके से अपना पैसा अगर किसी को दिया है उसको वापस लेने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें थी, जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो ओवरऑल कवर कर लिया है। और मैं एक बार वापस से बता देना चाहती हूँ, इस चैप्टर की मैं टॉपिक वाइज वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर आप मुझसे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।